नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हमारा जो विषय चल रहा था वो चल रहा था प्रमुख राजनीतिक चिंतक, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने प्लेटो के बारे में जाना था, उनके पुस्तकों के बारे में, शिक्षा व्यवस्था, समाज के प्रति, राज्य के प्रति जो उनके विचार थे उनके बारे में जाना था। आज इस कक्षा में जो हम बात करेंगे वो अरस्तु के बारे में बात करेंगे। अरस्तु के विचार क्या थे? अरस्तु एक राजनीतिक चिंतक के रूप में उन्होंने अपने क्या क्या प्रस्ताव रखे थे। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर अरस्तु का जो जीवन काल है वो है 1384 ईसा पूर्व से, 1384 ईसा पूर्व से लेकर के और 322 तक है। 322 ईसा पूर्व तक उनका है वो काल माना जाता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर विवरण के रूप में, तो देखिए ये प्लेटो के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? ये प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य थे ये, ठीक है ना। प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन जो सिकंदर महान आपने सुना होगा, एक शासक के रूप में उन्होंने अपना राज्य संभाला था। सिकंदर महान के गुरु थे ये, ठीक है ना। ये जिनकी बात करें, हम अरस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्लेटो के तो शिष्य थे, लेकिन सिकंदर महान के ये क्या थे? गुरु थे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे अगर पहले बात करें कि सिकंदर ने एक शासक के रूप में जो एथेंस एक राज्य था उस पर अधिकार कर लिया था, और वहां की जनता को, वहां के नागरिकों को वो एक प्रकार से दुखी करने लगा था। तो उसके बाद क्या होता है, सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु के बाद एथेंस के लोगों ने क्या किया? एथेंस के लोगों ने किया था, सिकंदर के जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था भाई? अरस्तु। अरस्तु को तंग करना शुरू कर दिया था। तो अब अरस्तु परेशान हो गए इस चीज से कि सिकंदर की जो दुश्मनी थी जनता, वो उनके गुरु अरस्तु पर निकाल रही थी। तो अब जब अरस्तु के विरुद्ध खिलाफत होने लगी, तो अरस्तु ने क्या किया? एंथेस को छोड़ दिया। अरस्तु ने एंथेस को छोड़ दिया था। एंथेस साम्राज्य को छोड़ दिया था। राज्य को छोड़कर वो बाहर चले गए, राज्य को छोड़ दिया। और छोड़ते उन्होंने क्या कहा था? छोड़ते हुए उन्होंने कहा था, ये बड़ी प्रसिद्ध बात है, बहुत बार प्रश्न में पूछी गई है। मैं एंथेस वासियों को मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। किसके बारे में कहा था? नहीं करने दूंगा, ये अरस्तु ने कहा था। और किसे? एथेंस वासियों के लिए कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए उन्होंने जो दर्शन के विरुद्ध पहला अपराध जो पहला अपराध हुआ था, दर्शन के विरुद्ध जो पहला अपराध हुआ था वो कौन सा था? ये तो दूसरे की बात कर रहे हैं। दर्शन के विरुद्ध जो प्रथम अपराध हुआ था, पहला अपराध हुआ था, वो था सुकरात को मृत्युदंड देना। वो क्या था? सुकरात कौन थे? प्लेटो के गुरु थे। सुकरात को मृत्युदंड देना, वो क्या था भाई? वो दर्शन के विरुद्ध पहला अपराध था, मृत्युदंड, ठीक है ना। अब क्यों दिया था सुकरात को? हमने पहले भी पढ़ा था कि ये प्लेटो के गुरु थे, और इन पर यह आरोप लगाया गया था कि जो युवा वर्ग है उनको मार्गहीन करने का काम सुकरात कर रहे हैं और अनैतिकता का प्रभाव डालने। तो इस कारण सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। वो दर्शन के विरुद्ध पहला अपराध था। तो यहां पर क्या हो रहा था कि सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु, तो उनको लेकर के देशवासियों ने खिलाफत शुरू कर दी थी। और यहां पर उन्होंने क्या बताया था? ये कहते हुए देशवासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा, ये कहते हुए उन्होंने क्या छोड़ दिया? एथेंस राज्य को छोड़ दिया था। अब अगर बात करें अपने कि अरस्तु ने बहुत से विषयों पर लिखा था। अरस्तु ने अनेकों विषयों पर अपनी लेखनी प्रसिद्ध की थी, अनेकों विषयों पर लिखा था, अनेकों विषयों पर क्या किया? लेखन किया, पर लिखा था। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है भाई? उन्हें कहा जाता है सभी जानकारियों का गुरु। क्या कहा जाता है? सभी जानकारियों का गुरु। किसे कहा जाता है? सभी जानकारियों का गुरु कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है मास्टर ऑफ देम नाउस, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इनको? मास्टर ऑफ देम नाउ सभी जानकारियों का गुरु है वो अरस्तु को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें
तो एक दार्शनिक वे थे मैक्सी, जिनका नाम था मैक्सी। मैक्सी ने अरस्तु के बारे में क्या कहा था? अरस्तु के बारे में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। तो ये कथन है वो अरस्तु के बारे में कहा गया है, और किन के द्वारा? मैक्सी के द्वारा कहा गया है। ठीक है ना? क्यों? इसका भी उन्होंने कारण बताया था। क्यों ये राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा है? इनका उन्होंने कारण भी बताया था कि वे इन्हें राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों मानते हैं। उन्होंने कारण बताया था कि सबसे पहले जो संविधान का जो वर्गीकरण किया था, संविधान का वर्गीकरण ये किसने किया था? अरस्तु ने किया था। संविधान का जो वर्गीकरण किया था वो सबसे पहले किसने किया था? एक साम्राज्य को लेकर के एक शासक और प्रजा के बीच में किस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए, तो उसको लेकर के सबसे पहले अरस्तु ने वर्गीकरण किया था। और राजनीति को, दूसरा जो कारण था वो था राजनीति को दर्शन शास्त्र से अलग, राजनीति को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। ठीक है ना? से अलग करना। ये जो प्रमुख दो कारण माने थे मैक्सी ने, और उन्होंने कहा था कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है ना? आगे जब हम बात करें इनके बारे में ये भी कहा जाता है, अरस्तु के बारे में, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक, तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसका भी कारण है। क्यों? इसका भी कारण देखिए आप, क्यों कहा जाता है? कारण है इसका क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले 158 संविधानों का अध्ययन व तुलना की थी। इसलिए इसे कहा जाता है तुलनात्मक राजनीति का जन्म। का अध्ययन व तुलना करने वाले कौन थे? अरस्तु थे। इसलिए अरस्तु को कहा जाता है तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। अरस्तु को, हाँ अगली बात देखिए, अरस्तु को अन्य किस नाम से भी उपाधि दी गई है? तो अरस्तु को कहा जाता है नागरिक समाज में, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नागरिक समाज के आधुनिक विचार के जन्मदाता, आधुनिक विचार के जन्मदाता, इनको कहा जाता है अरस्तु को। नागरिक समाज के आधुनिक विचार के जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? सुकरात को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी देखिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि इनको इसलिए ये नागरिक समाज का आधुनिक विचार का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि वे निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र को पूरक मानते थे। वह सार्वजनिक क्षेत्र को क्या मानते थे? पूरक मानते थे। सार्वजनिक क्षेत्र को पूरक मानते थे। सार्वजनिक क्षेत्र को पूरक मानते थे। ठीक है ना? जहां एक नागरिक के लिए संपत्ति और परिवार का अधिकार सुरक्षित है, वहीं शासन और सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी वो आवश्यक बिल्कुल मानते थे। अगली बात अगर हम देखें, देखिए अरस्तु को अन्य कौन सी उपाधि दी गई है ये भी देखिए आप। हाँ जी, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का मास्टर ऑफ साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मास्टर साइंस कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का मास्टर साइंस कहा जाता है। ठीक है ना? जिस प्रकार से प्लेटो ने क्या किया था? प्लेटो ने एक अकेडमी खोली थी। प्लेटो ने एक शिक्षण अकेडमी खोली थी जिनका नाम दिया था, क्या नाम दिया था? अकेडमी। ठीक है ना? उसका नाम क्या दिया था? अकेडमी उनका नाम दिया। एक शिक्षण संस्थान खोला था, उनका नाम क्या दिया था? यूनान के अंदर जो पहली अकेडमी शिक्षण संबंधी संस्थान खोला गया उसका नाम अकेडमी दिया था। और अरस्तु ने जो शिक्षण संस्थान खोला था अरस्तु के द्वारा, उसका नाम दिया गया था लाइसियम। उसे क्या कहा गया था? लाइसियम कहा गया था। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस चीज को। प्लेटो के द्वारा जो शिक्षण संस्थान खोली गई उसे अकेडमी नाम दिया गया था। अरस्तु के द्वारा जो शिक्षण संस्थान थी उसे कहा गया था लाइसियम। अब देखिए पुस्तकों की अगर हम बात कर लें, अरस्तु की जो प्रमुख पुस्तकें थी, अरस्तु की पुस्तकें कौन कौन सी थी? जिस प्रकार से हमने प्लेटो की पढ़ी थी, रिपब्लिक थी, स्टेट्समैन ऑफ द लॉज,
ये 3 जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। उसी प्रकार अगर बात करें सबसे पहले जो उनकी पुस्तक आती है अरस्तु की, द पॉलिटिकल्स, कौन सी आती है? द पॉलिटिकल्स पुस्तक आती है उनकी। और इसका जो मुख्य विषय उन्होंने दिया था, मुख्य विषय इसमें जिस विचारधारा का वर्णन किया गया था वो थी नगर राज्य के बारे में। किसके बारे में? नगर राज्य के बारे में अरस्तु के द्वारा इस पुस्तक में वर्णन किया गया था। अगली अगर हम बात करें तो पुस्तक थी द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। तो पुस्तक कौन सी थी? द कॉन्स्टिट्यूशंस पुस्तक थी दूसरी उनकी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और जो उन्होंने राजनीतिक तुलनात्मक का जनक कहा जाता है वो इसी पुस्तक के अंदर उनका वर्णन किया गया है। क्योंकि क्या किया था अरस्तु ने? 158 संविधानों का 158 संविधानों का तुलनात्मक जो अध्ययन किया वो अरस्तु के द्वारा, तुलनात्मक अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और इसमें जो प्रमुख संविधान था, इस संविधान में प्रमुख संविधान था वो किस देश का था? एथेंस का। एथेंस का संविधान था वो सबसे प्रमुख है, यहाँ पर उन्होंने बताया था। एथेंस का संविधान सबसे प्रमुख है, यहाँ पर उन्होंने बताया था। तीसरी जो पुस्तक थी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तीसरी जो पुस्तक थी वो थी निकोमेनियन। निकोमेनियन पुस्तक कौन सी थी? निकोमेनियन, ठीक है ना। निकोमेनियन एथिक्स, निकोमेनियन एथिक्स, ये उनकी तीसरी पुस्तक थी। अब देखिए यहाँ पर इसमें मानव आत्मा का अध्ययन हुआ था। इसमें किसका? इसमें मानव आत्मा का अध्ययन किया गया था। मानव आत्मा का अध्ययन किया गया था, का अध्ययन है वो किया गया था, ठीक है ना। इसमें किसका अध्ययन? मानव आत्मा का अध्ययन किया गया था, ठीक है। ये जो थे निकोमेनियन, ये उनके पुत्र का नाम था, अरस्तु के पुत्र का नाम, अरस्तु के पुत्र के नाम, अरस्तु के पुत्र का नाम था भाई निकोमाचस। उनके नाम पर यह पुस्तक लिखी गई थी, निकोमाचस अरस्तु के पुत्र थे, तो उन्हीं के नाम के आधार पर यह पुस्तक है वो लिखी गई थी, ठीक है ना। अब क्या बताते हैं कि अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या होती है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु है वो क्या होती है? उन्होंने क्या बताया? एक टेलोस के समान होती है। टेलोस यानी साध्य, यानी टेलोस यानी साध्य, टेलोस यानी साध्य होती है, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु क्या होती है? एक टेलोस होती है, एक साध्य होती है, यानी उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, ठीक है ना। मानव का टेलोस होता है, मानव का साध्य क्या होता है? मानव का साध्य होता है खुशी। और उस खुशी को अरस्तु ने नाम दिया था यूडिमोनिया। उस खुशी को नाम दिया था यूडिमोनिया, ठीक है ना। खुशी से बढ़कर भी जो मानव के लिए सबसे बड़ा साध्य होता है, टेलोस होता है, प्रयोजन होता है, वो क्या होता है? यूडिमोनिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बताया था खुशी जो मानव का प्रमुख साध्य होता है, और वो खुशी किससे मिलती है? उसे सद्गुणों से मिलती है। किससे मिलती है? सद्गुणों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पर सद्गुणों की अगर बात कर ले तो उन्होंने सद्गुण 2 प्रकार के बताए थे। सद्गुण भी उन्होंने कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो सोफिया, कौन सा बताया था? सोफिया बताया। सोफिया का अर्थ मतलब बौद्धिक होना चाहिए। सोफिया का अर्थ बौद्धिक खुशी होती है या सैद्धांतिक विवेक होता है। बौद्धिक खुशी या सैद्धांतिक विवेक होता है, वो कौन सी होती है? वो सद्गुण होते हैं सोफिया। दूसरा उन्होंने बताया था फ्रोनेसिस। क्या बताया था? फ्रोनेसिस बताया था, ठीक है ना। फ्रोनेसिस का मतलब होता है व्यवहारिक, फ्रोनेसिस का मतलब व्यवहारिक विवेक। तो यहाँ पर जो उनकी जो प्रमुख पुस्तकें थे उनके बारे में हमने वर्णन कर लिया है। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे उनकी पुस्तक, सबसे पहले द पॉलिटिकल्स के बारे में, प्लेटो और अरस्तु के उनके बीच में क्या तुलनात्मक अध्ययन था। तो हम क्रमवाइज ये पढ़ते जाएंगे। अरस्तु की भी 4 से 5 क्लासें होगी, उसके बाद आगे की दार्शनिक चिंतन में लाते रहेंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।